दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे हमेशा की तरह बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है वी शुड नॉट क्रिटिसाइज नेचर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा कहानी का टाइटल है यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य के अंदर किसी तरह की सलाह या फिर सुझाव देना चाहते हैं, और शुड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, बुराई करना, उसे क्रिटिसाइज कहा जाता है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वी शुड नॉट क्रिटिसाइज नेचर, मतलब कि हमें प्रकृति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि हम इसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर कोई नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टू बॉयज़ वर प्लेइंग इन आ गार्डन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है, जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? टू बॉयज़ मतलब कि दो लड़के, वर प्लेइंग खेल रहे थे, इन आ गार्डन एक बगीचे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? टू बॉयज़ वर प्लेइंग इन आ गार्डन मतलब कि दो लड़के एक बगीचे में खेल रहे थे। आगे देखिए, दे सॉ ब्लैकबेरीज इन आ ट्री। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के बाद। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। तो यहाँ पर दो लड़के हैं तो यहाँ पर इसलिए दे का प्रयोग किया गया। और ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। तो क्या मतलब हुआ? दे सॉ उन्होंने देखा ब्लैकबेरीज। ब्लैकबेरीज का मतलब होता है जामुन, काले जामुन, उन्हें ब्लैकबेरीज कहा जाता है। दे सॉ ब्लैकबेरीज उन्होंने जामुनों को देखा इन अ ट्री एक पेड़ पर। चलिए आगे देखिए, देयर माउथ बिगेन वाटरिंग। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। और जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां वाक्य के टेल पर लगा, लगी, लगे जैसे शब्द आए, तो वहां इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन, जिसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। और वाटर का मतलब होता है पानी आना। तो क्या मतलब हुआ? देयर माउथ बिगेन वाटरिंग मतलब कि उनके मुंह में पानी आने लगा। चलिए आगे देखिए, दे वॉन्टेड टू ईट दैम। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो जो उसके आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उस वाक्य की जो प्राइमरी वर्ब है, मतलब कि जो मुख्य क्रिया है, उसे आपको सेंटेंस का जो टेंस है उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। ये पास्ट इंडेफिनिट है और जो इसकी जो मुख्य क्रिया है, जो मेन वर्ब है, वो है वांट, जिसका मतलब है चाहना। और पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है वांटेड। और जब आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ईट मतलब खाना। और ये जो दैम है वो जामुन के लिए यूज़ किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे वॉन्टेड टू ईट दैम, वह उन्हें खाना चाहते थे। और ये जो दैम है वो जामुनों के लिए यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखिए, बट लेकिन द ट्री वॉज टू हाई। और दोस्तों ये हमारा पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है।
और सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कभी भी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये जो आप वर्ड देख रहे हैं हाई, ये एक एडजेक्टिव है, तो इसको यूज़ करके वाक्य बनाए गए। हाई का मतलब होता है ऊंचा, तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन द ट्री वॉज टू हाई, लेकिन जो पेड़ था वो बहुत ऊंचा था। चलिए आगे देखिए, द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू गेट द ब्लैकबेरीज, और प्रॉब्लम मतलब समस्या, और जो समस्या थी वो थी हाउ टू गेट द ब्लैकबेरीज, की जो जामुन है उन्हें कैसे हासिल किया जाए। गेट मतलब प्राप्त करना, मिलना, तो क्या मतलब हुआ, द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू गेट द ब्लैकबेरीज, और समस्या थी कि जामुनों को कैसे लिया जाए या जामुनों को कैसे हासिल किया जाए। चलिए आगे देखिए, वन ऑफ द बॉयज सेड, वन ऑफ द बॉयज सेड मतलब उनमें से एक लड़के ने कहा, समटाइम्स नेचर मेक्स ग्रेव मिस्टेक्स, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वर्ड है ग्रेव, ये एडजेक्टिव है, इसके दो मतलब होते हैं। ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है और ग्रेव का मतलब गंभीर भी होता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इसके दो मतलब हैं, कब्र और गंभीर, और यहाँ पर इसको गंभीर के रूप में प्रयोग किया गया, और ये एक नाउन है। और मिस्टेक का मतलब गलती, तो क्या मतलब हुआ, समटाइम मतलब कई बार, नेचर मेक्स ग्रेव मिस्टेक मतलब कई बार जो प्रकृति है वो गंभीर गलतियाँ करती है। मेक मिस्टेक मतलब गलती करना, तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, समटाइम्स नेचर मेक्स ग्रेव मिस्टेक्स मतलब कई बार जो प्रकृति है वो गंभीर गलती करती है, या कह सकते हैं गंभीर गलतियाँ करती है। इट हैज़ ग्रोन लिटिल फ्रूट्स लाइक ब्लैकबेरीज ऑन अ वेरी हाई ट्री। और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जब हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है। ये ग्रो की थर्ड फॉर्म है, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ये थर्ड फॉर्म है ग्रोन। तो जब हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, इट हैज़ ग्रोन लिटिल फ्रूट्स लाइक ब्लैकबेरीज ऑन ए वेरी हाई ट्री, मतलब कि इसने, और ये इट जो है वो पेड़ के लिए यूज़ किया गया, इट मतलब प्रकृति के लिए। इट हैज़ ग्रोन लिटिल फ्रूट्स लाइक ब्लैकबेरीज मतलब इसने ये जो फ्रूट्स हैं, छोटे जो फ्रूट्स हैं जामुन, उनको उगाया है ऑन ए वेरी हाई ट्री, एक बहुत ऊंचे पेड़ पर। वेयर एज जबकि अ हैवी फ्रूट लाइक वाटरमेलन, हैवी मतलब भारी, मतलब जबकि एक भारी जो फल है लाइक वाटरमेलन जैसे कि तरबूज, ग्रोज ऑन द ग्राउंड, और वो जो है ज़मीन पर उगता है। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। जो बच्चे थे, दो लड़के थे, उन्होंने क्या कहा कि जो नेचर है उस वो कई बार बड़ी भारी गलती करता है। जैसा उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि एक छोटा सा जो मतलब कि फ्रूट है, फल है जामुन, उसे उतने ऊंचे पेड़ पर उगाया है, जबकि ये जो इतना भारी फल होता है तरबूज, उसे ज़मीन पर उगाते हैं, मतलब वो ज़मीन पर उगता है। चलिए आगे देखिए, द अदर वन नॉडेड इन अग्रीमेंट एंड सेड आई क्वाइट अग्री विद वॉट यू से, क्या मतलब हुआ, द अदर वन नोडेड, और नोड का मतलब होता है रजामंदी में सर हिलाना। जब कोई व्यक्ति किसी से राजी होकर, सहमत होकर सर हिलाए उसे नोड कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। द अदर वन नोडेड इन अग्रीमेंट, जो दूसरा लड़का था, मतलब जो दूसरा था, उसने सहमत होकर सर हिलाया, एंड सेड और कहा, आई क्वाइट अग्री विद वॉट यू से, मतलब मैं क्वाइट मतलब बिल्कुल, मैं बिल्कुल अग्री हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, विद वॉट यू से, जो आप कहते हो। चलिए आगे देखिए, इट साउंड्स क्वाइट लॉजिकल, लॉजिकल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तर्क संगत, और साउंड मतलब लगना। तो क्या मतलब हुआ, इट साउंड्स क्वाइट लॉजिकल मतलब ये बिल्कुल तर्क संगत लगता है। तो जो दूसरा लड़का था उसने रजामंद, जब पहला लड़का बोला कि इस तरह से है, तो जो दूसरा लड़का था उसने उस बात को कहा कि ये जो बात है, जो लॉजिक मतलब ये जो आपने तर्क दिया है वो बिल्कुल तर्क संगत लगता है, मतलब ये लॉजिकल है। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड, फेल मतलब विफल हो जाना, बट आई फेल टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं ये समझने में विफल हो जाता हूँ, वाई नेचर डज नॉट अंडरस्टैंड, कि ये जो नेचर है मतलब प्रकृति है, डज नॉट अंडरस्टैंड वो क्यों नहीं समझता है द लॉजिक्स ऑफ प्रोपोर्शन, वो जो प्रोपोर्शन मतलब ये जो आकार का जो लॉजिक है, मतलब जो तर्क है, उसको क्यों नहीं समझता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा कि मैं इस बात को समझने में असमर्थ हो जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ, विफल हो जाता हूँ कि जो नेचर है वो इस लॉजिक, जो लॉजिक है मतलब जो आकार का जो तर्क है, उसको वो क्यों नहीं समझता है। नाउ अब यू सी, आप देखो, हाउ सिली मतलब ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, इज़ दैट वन हैज़ टू क्लाइम, कि ऊपर चढ़ना पड़ता है, सो हाई इतनी मतलब कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, एंड टेक ऑल द पेन्स, और पूरा ये जो पेन है मतलब दर्द है उसको लेना पड़ता है, टेक ऑल द पेन्स मतलब उस दर्द से गुजरना होता है, ऑफ क्लाइंबिंग चढ़ने के, फॉर सच स्मॉल फ्रूट्स इस छोटे से फ्रूट्स के लिए। तो उस लड़के ने क्या कहा कि ये कितने हास्यपद बात है, मतलब ये कितनी एक मजाकिया बात है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि एक छोटे से फल को लेने के लिए इतनी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है और इस दर्द को झेलना पड़ता है।
चढ़ना का मतलब जो क्लाइम करने का जो ऊपर चढ़ने का जो दर्द है उसको झेलना पड़ता है फॉर सच स्मॉल फ्रूट्स, इतने छोटे फलों के लिए। आई पर्सनली फील, पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से, आई पर्सनली फील मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से फील करता हूँ, महसूस करता हूँ दैट नेचर इज़ नॉट परफेक्ट, ये जो नेचर है वो परफेक्ट नहीं है, मतलब जो नेचर है जो प्रकृति है वो परिपूर्ण नहीं है। परफेक्ट मतलब परिपूर्ण। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। ऑल ऑफ ए सडन, दोस्तों ऑल ऑफ ए सडन को आप नोट कर सकते हैं। ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है एकाएक या फिर अचानक, मतलब कि अचानक या एकाएक। अ बंच ऑफ ब्लैकबेरीज, बंच मतलब गुच्छा, आप इसे नोट कर सकते हैं। अ बंच ऑफ ब्लैकबेरीज मतलब एक जामुनों का गुच्छा फेल ऑन द हेड ऑफ ए बॉय। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। FALL फॉल मतलब गिरना होता है, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल। फेल ऑन द हेड ऑफ ए बॉय मतलब एक लड़के के सर पर गिरा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ऑल ऑफ अ सडन अ बंच ऑफ ब्लैकबेरीज फेल ऑन द हेड ऑफ ए बॉय, मतलब कि अचानक एक जामुनों का गुच्छा एक लड़के के सर पर गिरा। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, बट डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये डिड नॉट से एनीथिंग, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही लुक्ड अप बट डिड नॉट से एनीथिंग, उसने ऊपर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन द अदर बॉय सैड, लेकिन जो दूसरा लड़का था वो बोला, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, वी वर क्रिटिसाइजिंग द नेचर। और ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, और क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, निंदा करना, बुराई करना। वी वर क्रिटिसाइजिंग द नेचर मतलब कि अ मोमेंट अगो। तो उसने क्या कहा कि दोस्त हम थोड़ी देर पहले नेचर की, वी वर क्रिटिसाइजिंग द नेचर मतलब हम प्रकृति की बुराई कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे थोड़ी देर पहले। एंड द नेचर हैज़ गिवन अस अ लेसन, और ये हैज़ के बाद गिवन, ये दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। एंड नेचर हैज़ गिवन अस अ लेसन, और जो नेचर है मतलब जो प्रकृति है उसने हमें एक सबक दिया है। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि दो लड़के ने क्या कहा कि दोस्त थोड़ी देर पहले हम नेचर की मतलब प्रकृति की बुराई कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और अब जो है नेचर ने, प्रकृति ने हमें एक सबक दिया है। जस्ट इमेजिन मतलब कल्पना करो, इमेजिन मतलब कल्पना करना, मतलब कल्पना करो, इफ़ इट हैड बीन वाटरमेलन। और दोस्तों हैड बीन जो है पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जस्ट इमेजिन इफ़ इट हैड बीन ए वाटरमेलन इंस्टीड ऑफ ब्लैकबेरीज। तो क्या मतलब हुआ कि कल्पना करो यदि ये तरबूज होता, वाटरमेलन मतलब तरबूज होता, इंस्टीड ऑफ ए ब्लैकबेरीज, जामुनों की बजाय। इट वुड हैव ब्रोकन योर हेड, इसने आपका सर तोड़ दिया होता। एंड यू वुड हैव बीन नो मोर, और आप जिंदा नहीं होते। नो मोर मतलब जिंदा होना, एंड यू वुड नॉट हैव बीन नो मोर। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि उसने क्या कहा कि बस आप इस चीज़ को कल्पना करो कि यदि ये तरबूज मतलब इट हैड बीन मतलब कि ये तरबूज होता, जामुनों के स्थान पर अगर ये तरबूज होता तो इट वुड हैव ब्रोकन योर हेड, इसने आपका सर तोड़ दिया होता और आप जिंदा नहीं होते। ओह यस, नेचर इज़ परफेक्ट, जो प्रकृति है वो परफेक्ट है, परिपूर्ण है। एंड इज़ बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, और वो मतलब जो आलोचना है उसके परे है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी का जो सार है, जो इस कहानी का जो मॉरल है, आप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे हमने इस स्टोरी में देखा कि वो जो दोनों लड़के थे, जब उन्होंने उस ऊंचे पेड़ को देखा जामुन को, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद इन छोटे से, ये जो बहुत छोटे साइज़ के जो फल हैं इनको इतनी ऊंचाई पे नहीं होना चाहिए, जबकि जो तरबूज है वो इतना बड़ा होता है और वो ग्राउंड पर होता है। लेकिन जब उनके सर पर आकर वो एक गुच्छा गिरा जामुनों का, तो अब उन्हें महसूस हुआ कि जो नेचर है वो कोई भी गलती नहीं करता है, और जो नेचर है जो उसका जो योजना है, प्लान है, वो बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। क्योंकि यदि उसके सर पर तरबूज गिरता तो उसका सर फट गया होता, शायद उससे उसकी मौत हो गई होती। तो इससे हमें पता लगता है कि जो नेचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और दोस्तों ये आज की कहानी थी, और यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।